अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर मैथ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो है ना चैप्टर 7 के 3-4 लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, तो आप लोग जो है ना क्या करें, अपनी बुक्स वगैरह ले लें और इन्हीं काम को जो है ना साथ साथ कैरी करें, क्योंकि बाद में आपको पता है कि बर्डन ज़्यादा हो जाएगा तो इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज जो बेटा हमने टॉपिक देखना है वो है आपके पास डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या चीज़ है? डायरेक्शन एंगल्स हैं और सेकंड है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा नाम से पहले हमने देखने कि क्या मतलब हो सकता है इसका। देखें डायरेक्शन का वर्ड आ गया, डायरेक्शन से मुराद के वो हमें जैसे वो हम आई जे के यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं वो भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे लेगा। फिर एंगल्स की बात आ गई तो यहाँ पे कुछ एंगल्स भी होंगे। एंड कोसाइन, कोसाइन इज जस्ट अ कॉस, जो आप पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम किस तरह से इसको करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपके पास जो है ना ये एक स्पेस के अंदर जो है ना हमने तीनों एक्सेस ले लिए, एक्स वाई जी। आपको पता है कि इस तरह से बनेगा, एक्स की डायरेक्शन हमारी तरफ होती है और ये राइट साइड पे वाई और अपवर्ड आप जी ले लेते हो। फिर मैंने इनके अलांग जो यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, एक्स के अलांग आई, वाई के अलांग जे एंड जी के अलांग जो के है आपके पास वो यहां पे ले लिए। फिर हमने क्या किया, इसी स्पेस के अंदर क्या किया, एक वेक्टर ले लिया, वो क्या है ओपी, पोजीशन वेक्टर ले लिया ओपी, और इसको आर के साथ मैंने डिनोट कर दिया कि ये जो ओपी है। अब नेक्स्ट आपने एक और चीज ऐड की कि ये जो एक्स एक्सिस था आपके पास उससे लेकर जो एंगल बनता है आपके पास, ये वाला एंगल एक्स से लेकर इस तरह से, ये जो आपका वेक्टर OP था वहां तक का एंगल, इसको नाम दे दिया आपने अल्फा का। सिमिलरली जो एंगल y एक्सिस से आपके पास वेक्टर OP तक बनता था उसको नाम दे दिया बीटा का। एंड जो आपके पास एंगल बनता था आपके पास z एक्सिस से कहां तक, OP तक, उसको क्या नाम दे दिया, गैमा का। और साथ एक चीज ये देखिए तीनों की डायरेक्शन टूवर्ड्स वेक्टर OP है, यहां पे अल्फा की डायरेक्शन ये OP की तरफ जा रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज में है। सिमिलरली ये जो है आपका y वाला बीटा जो है ये भी OP की तरफ है, और ये जो z एक्सिस से एंगल आ रहा है गैमा, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन जा ये भी किधर रहा है और आपके पास OP की तरफ जा रहा है। अब यहां पे एक आपके पास डिफाइन है कि ये जो एंगल अल्फा होगा, बीटा एंड गैमा, इन तीनों पे बेटा ये कंडीशन है कि ये 0 से ग्रेटर होंगे सारे के सारे। एंड सेकेंडली आपके पास ये होगा कि ये आपके पास एंगल पाई से छोटे होंगे या पाई के इक्वल होंगे। मतलब पाई से छोटे होने का बेटा कि इनकी जो आपके पास वैल्यू आएगी ना वो 0 से लेकर 180 के दरमियान में ही लाई करेगी। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो इस तरह से, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, इसका बेटा ये जो टोटल एंगल होता है ना आपके पास ये होता है 180 डिग्री का। तो यहां पे भी ये कंडीशन है, यानी कि 0 से वो चलता है और 180 तक आता है ये। तो यहां पे जो एंगल्स है कुछ इस तरह से नहीं बन सकता कि ये 0 से चला एंड ये थोड़ा आगे चला जाए, ये पॉसिबिलिटी हमने यहां पे नहीं रखी। हमने कहा कि अगर ऐसे एंगल्स हो तीन जो इनके आपके पास एक्सेस से किसी भी वेक्टर तक बन रहे हों और इन पे साथ ये कंडीशन हो कि ये आपके पास 0 और पाई के दरमियान हो, तो ये जो एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा होगा इनको हम बोलेंगे बेटा डायरेक्शन एंगल्स, कि ऐसे एंगल जो डायरेक्शन के साथ बने हुए हैं। डायरेक्शन से मुराद उनके बेटा एक्स एक्सेस, यानी कि वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्स, वाई एंड जी। तो इन एंगल्स को क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए फिर नाम से पता चल रहा है जो भी डायरेक्शन है उसका कोसाइन ले लो। तो सिंपल नंबर आपके पास मैंने यहां पे लिखे थे नंबर्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास तीन एंगल आए थे अल्फा, बीटा एंड गैमा, अगर आप उसके साथ कोसाइन फंक्शन लगा दें विच इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, तो वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर बन जाएंगे। तो सिंपल आप इस तरह से जो है ना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे कि हम किसी भी वेक्टर के लिए जो है ना उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकेंगे। तो एक चीज बेटा ध्यान में रख लो, डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक और चीज आप लोगों ने भी पढ़ी है फॉर डायरेक्शन, अगर आपको याद हो जो यूनिट वेक्टर्स हम मोस्टली पढ़ते हैं आई जे के, और भी है इसके अलावा, लेकिन ये जो मेन है आपके पास आई जे के, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका भी बेटा काम यही होता है कि आपने क्या करना है, वहां से
डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कोई भी आपका वेक्टर जो है ना वो जा रहा है आपके पास, ये एक्सेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे बेटा अगर आपको याद हो तो कोई भी अगर वेक्टर ए है ना आपके पास, उसका अगर सॉरी मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, कोई भी वेक्टर आपके पास ए है, उसका अगर हम ये जा रहे हैं कि यूनिट वेक्टर लेना है, तो उसका फार्मूला कुछ ये था कि आप उसके ऊपर हेड डालते हो, उस वेक्टर को आप उसी की मैग्नीट्यूड पे क्या कर देते हो बेटा, डिवाइड कर देते हो। मतलब कि अगर किसी का भी यूनिट वेक्टर लेना है ना आपने, तो क्या करते हो, वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। यहां पे भी बेटा सेम है, जब आपने किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस जो है, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर आई एम रिपीट कर रहा हूं यहां पे कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड यूनिट वेक्टर्स बिल्कुल एक ही तरह के हैं, दोनों के सेम फंक्शन है कि आपको डायरेक्शन के मुतल्लक बताते हैं। तो ये आपने याद रखना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आएगा। अच्छा बेटा उसके बाद ये एक शार्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रूव करें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके है, 1 के है। तो ये मैंने यहाँ पे एक जो है ना आपके पास डायग्राम बनाई है, बिल्कुल इसी के जैसे ये आपने बनाई हुई है ना, बिल्कुल इसी जैसे, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आपके पास पॉइंट P है ना, इसमें वहां से आपने क्या करने हैं, 3 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं तीनों एक्सेस के ऊपर। एक ये आपने मैंने यहाँ पे ये जो आपके पास डैश्ड लाइंस लगाई हैं, ये इस तरह से एक्स एक्सेस के ऊपर, वो पॉइंट A वहां पे नाम दे दीजिएगा। फिर पॉइंट B पर यहाँ पे वो उसको आप क्या नाम दे दें, आपके पास जो है ना B का नाम दे दें, और इसी तरह से C पर। अब यहाँ से बेटा आपको लग रहा होगा कि अगर ये बनाते हम परपेंडिकुलर ड्रा करते तो ये ऐसे होना चाहिए था ना, इस तरह से, लेकिन बेटा नहीं, ये हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ये प्लेन नहीं है कि जिसमें आप जो है ना कह लो कि ये प्लेन होता तो उसमें आपके पास बिल्कुल इसी तरह से होती थी, ये एक आपके पास एक्स एक्सेस, ये एक वाई एक्सेस। लेकिन जब आप स्पेस में चले जाते हो इनकी डायरेक्शन ये नहीं रहती, क्योंकि आपके पास इसमें थर्ड एंगल भी थर्ड एक्सेस भी आ जाना है, तो थर्ड एक्सेस और ये जो है आपके पास इस तरह से ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, मतलब इनकी डायरेक्शन पहले तो ये थी नहीं बिल्कुल स्ट्रेट, अब ऐसी नहीं रहेगी बेटे, अब थोड़ी सी ऐसे, मतलब इन दो के दरमियान जितना एंगल है उतना ही इन दो के दरमियान होगा, यहाँ पे सॉरी अगर दिखा सकूं इस तरह से, और इन दो के दरमियान भी इतना ही होगा। तो मतलब हम यहाँ पे अगर बोर्ड पे ड्रा करना है फिर तो लगा देते हैं बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा इस तरह से होता है कि इनके दरमियान जो एंगल है ना बेटे वो आपके पास सेम होने चाहिए, तो फिर ये जो है इस तरह से बनता है। तो इसलिए हम जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, थोड़ी सी हम जो है इस तरह से जो है ना टेढ़ी लाइन यहाँ पे बनाते हैं। फिर बेटे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, C, फिर इनके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। A के क्या लिखे, x 0 0, बेटा हमें पता है कि पॉइंट P स्पेस के अंदर है तो x भी होगा, इसका y भी होगा, z भी होगा। अब जब आप x एक्सेस के ऊपर आओगे तो x एक्सेस के ऊपर सिर्फ x की वैल्यू होगी, y और z जो हैं ये हो जाएंगे 0। बिल्कुल इसी तरह से जब आप y एक्सेस पे जाओगे तो आपका x एंड z ये 0 होंगे, सिर्फ y की वैल्यू, और सिमिलरली z के ऊपर सिर्फ z वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, x एंड y वहां पे 0 होंगे। तो बेटा यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि xi प्लस yj प्लस z के मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि i कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, या फिर ये r और इसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप सिंपल इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, स्केलर जैसे आपके पास नंबर कोई भी होता है, ये आगे उसको मैंने लिख दिया। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें तो क्या बन गया, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब नेक्स्ट बेटा इसमें थोड़ा सा काम करना है, वो हम देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट बेटा इसमें आपके पास जो है ना देखें यहाँ पे ट्राइंगल पे आए, एक हमने अभी पढ़ा कि P पॉइंट से हमने क्या किया है, एक आपके पास क्या कह लें कि परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है ना बेटा, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, x है ना आपके पास, इसका मतलब यह हुआ कि P से x एक्सेस का जो डिस्टेंस है बेटे वो कितना है, x है। तो अब आप यहां से मैं लिख रहा हूं कि नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बेटा आपके पास मैं यहां पे लिखता हूं OAP। अगर मैं इसी ट्राइंगल को यहां पे कुछ बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी बेटा, देखें O है आपके पास, O भी आ गया, P है आपके पास, सिमिलरली P भी आ गया। इनका जो आपके पास वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो कितना है, R है,
वो भी आ गया। अब बेटा P से क्या करना है आपने, एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना। ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस तरह से। परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रा हो रहा था, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो क्लियरली हमें फिर नजर आ रहा है यहां पे एक्स एक्सिस इस जगह पे होगा इस तरह से, क्योंकि ये तब ही पॉसिबल है कि ये क्या हो जाए आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा हो जाए। और ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे ड्रा हुआ था बेटे, ए के ऊपर। तो ये फिर कौन सा पॉइंट हुआ, ए। अब यहां पे एक दफा फिर देखें बेटा, मैंने क्या किया, इसी वाली को आपके पास जो ओ पी ए था, मैंने यहां पे लिख दिया कि ये ट्राइंगल आपके पास राइट ट्राइंगल है बेसिकली, ओ ए पी आपके पास के ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखें ए के ऊपर परपेंडिकुलर, फिर ओ पी ये है, तो इनके दरमियान जो आपके पास पोजीशन वेक्टर लिया था वो आर था। अब बेटा इसी तरह से देखो आप, आपके पास जो है ना, ठीक है, इसमें आपके पास O से लेकर, सॉरी यहाँ पे ये x नहीं मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ, देखें x 0 0 है ना, हमेशा आप चलते कहाँ से, ओरिजिन से चलते हो बेटा। तो फिर यहाँ से लेकर ये अगर मैं लाइन यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह से, ये आपके पास होगा ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है, ठीक है ना, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का ये जो पॉइंट A है, इनके दरमियान बेटा डिस्टेंस कितना होगा, x डिस्टेंस होगा। कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉइंट हमें बता रहा है, ये वाला, ये हमें बता रहा है कि आप x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस चल के गए हो ना ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से, वो चल के गए हो x, y एक्सिस के ऊपर कितना चल के गए हो बेटा y, z एक्सिस के ऊपर कितना चल के गए हो z डिस्टेंस। मतलब आपके पास ये जो है ओरिजिन से लेकर x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस वो कितना होगा आपका x होगा, यानी कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस, O से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटे, x होगा आपके पास। अब ये आपके पास जो है एक ट्राइंगल बन गई, राइट ट्राइंगल OAP। अब बेटा आपने क्या प्रूव करना है, वहां से देखो आपके पास cos स्क्वायर अल्फा, मतलब हमें cos के फंक्शंस चाहिए। एक और चीज देखे बेटा, यहां से ये लाइन आपके पास कौन सी है, OA है ना, तो यहां पे ये नीचे वाली मैंने बना ली OA, फिर ये OP है, ये OP भी बना ली। अब अगर आप गौर से देखें कि जो आपका एंगल अल्फा था वो क्या था बड़ा बेटा, यहां से क्लियरली नजर आ रहा होगा आपको, एक्स एक्सिस से जो यहां पे आपका है OA, वहां से लेकर OP तक का जो बेटा आपके पास एंगल है उसको आपने क्या नाम दिया था, अल्फा का। तो मतलब क्या हुआ, ये एंगल जो है आपके पास ये क्या होना चाहिए, अल्फा के इक्वल। अब बेटा अगर ये अल्फा के इक्वल है तो मैं यहां पे अगर लिखूं cos अल्फा तो किसके इक्वल आएगा, आपको पता है cos की रेशियो क्या होती है आपके पास, cos का आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एंड बेस इज x ओवर r। सॉरी, आप इसको जो है ना इसी तरह से लिखें। क्यों लिखा है वाला मैंने बेटा, अब आपके पास हम लेंथ से लिख रहे हैं उसकी, यानी कि साइड की लेंथ लिखेंगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसकी भी क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ही आएगी। या फिर मैं इसको अगर इस तरह से लिखूं cos स्क्वायर अल्फा, मैं स्क्वायर ले लूं दोनों साइड पर, x का करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा x स्क्वायर, और r ये देखो बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी किसके, r स्क्वायर के। तो मैं अगर जब स्क्वायर ले रहा हूं तो इसके इक्वल लिख रहा हूं r स्क्वायर के। ये भी आपने देखा एक एक्सिस पर जब आपका परपेंडिकुलर था एक्स एक्सिस के ऊपर, बेटा इसी तरह से आप देखोगे y एक्सिस के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रा होगा एंड सिमिलरली जब z एक्सिस के ऊपर होगा। तो आपने एक के लिए कर लेना, बाकी जो है ना हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिमिलरली, सारे करने की हमें जरूरत नहीं है, हम अगला लिख रहे हैं cos स्क्वायर बीटा। बेटे वो इसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा था तो x आया, बीटा है तो y स्क्वायर नीचे r स्क्वायर आएगा, एंड इसी तरह से अगर cos स्क्वायर गैमा करोगे बेटा आप तो वो हो जाएगा z स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। अब आप इस तरह से लिखें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। बेटा cos स्क्वायर अल्फा देखें किसके इक्वल है, x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। बेटा या फिर इसके एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, r स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां से देखें आपके पास बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके इक्वल था, r स्क्वायर के। तो इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह पे अगर हम लगा दें r स्क्वायर, नीचे भी r स्क्वायर एंड r स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज 1। तो यही आपने बेटा इसमें प्रूव करना था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये बहुत आसान है बेटे, एक आपने ये फिगर को देख लेना है अच्छे से, सारा काम हमने उसी के ऊपर करना है आगे।
तो ये आपके पास एक छोटा सा रिजल्ट था। अब बेटा एक्सरसाइज पे हम डायरेक्शन कोसाइंस के मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो देखते हैं। देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर v। हम इसमें से कोई एक पार्ट कर लेते हैं, जैसे आपके पास जो है ना इसमें पार्ट नंबर कौन सा कर लें बेटा, हम इसका कर लेते हैं सेकंड वाला। आपके पास i माइनस जे माइनस के, ये आ गया आपके पास बेटा सेकंड पार्ट। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप जब मैग्नीट्यूड लेते हो तो i के साथ जो भी लगा हुआ है 1 विच इज 1, j के साथ जो भी लगा हुआ है एंड k के साथ, i j एंड k यहाँ पे नहीं लिखने होते। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर वो भी 1 एंड -1 का स्क्वायर वो भी 1, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट। ये आपके पास इसकी क्या आ गई बेटे मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन को साइंस फाइंड करें, मैं पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्शन को साइंस एंड यूनिट वेक्टर्स आर सेम। यूनिट वेक्टर्स का फार्मूला क्या था, मैं यहां पे अगेन लिख रहा हूं, फॉर एनी वेक्टर ए कि आप उस वेक्टर को क्या करो, उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। देखिए बेटा ये वेक्टर है ना v, अगर हम इसी के डायरेक्शन को साइंस लिखना चाह रहे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी आर। बेटे वो क्या होंगे, देखिए यहां से आपके पास ये वेक्टर है इस तरह से i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाई क्या होगा √3r। अब डायरेक्शन कोसाइंस को बेटा आपने कुछ इस तरह से लिखना है, इनको अलहदा अगर हम करें 1/√3 आ जाएगा i के साथ, क्योंकि 1 है कोफिशिएंट, -1/√3 एंड -1/√3, और ये इस तरह से आपने ब्रैकेट से लगा देना, और दरमियान में इनके क्या आ जाएंगे, ये कोमा से लगा देने। ये फर्स्ट फार आपका जो है ना मतलब फर्स्ट वाला आपके पास ये 3 डायरेक्शन को साइंस होते हैं, इनको हम बेटे नोट करते हैं LMN के साथ भी। तो आप ये जो है ना इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन को साइंस निकाल सकते हो। सिंपल मैग्नीट्यूड ले, वेक्टर पे डिवाइड कर दो, और यहाँ पे i j एंड k आपने नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे बेटा आप उसके पास जो है ना उसमें k नहीं है, अगर k नहीं है तो ये नहीं कर देना कि हम 2 तक इसको जो है ना रोक लें। बेटा यहाँ पे अगर थर्ड वाला नहीं है तो वहां पे आप क्या लगा दोगे, 0 डाल के वो आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, इसका जो थर्ड वाला डायरेक्शन है कोसाइन होगा। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा बेटा अब पिछला जो हमारा एक लेक्चर हुआ था ना उसके अंदर आपके जो एक्सरसाइज 7.1 था उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला बन गया था, वो आप लोगों तक नहीं पहुंच सका पूरा जो था, तो वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट भी, वो अभी हमने देखना है। इसके एक्सरसाइज में जो है ना आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है ना हम फिर इसको फर्दर जो है ना वो आगे करेंगे। तो अभी जो है ना पिछली एक्सरसाइज पे आप लोग चले जाएं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखते हैं क्या है आपके पास। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास जो है ना एक्सरसाइज 7.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं कि ये क्या है। बेटा उसकी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो ना वो उसके अंदर बताता है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल, कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बेटा ये होती है कि जिसके 4 कॉर्नर्स हों। कहता है क्वाड्रिलेटरल है अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ें इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के साथ, मतलब तरतीब के साथ, वो ध्यान रख रहे हैं हमने, आपको पहले पता है वेक्टर में वो तो जरूरी है, ठीक है। तो कहता है कि जो आपके पास फिगर बनती है ना वो क्या बनती है, वो एक पैरेललोग्राम होगी, ये आप प्रूव करें। तो यहां पे मैं बनाता हूं रफली जो है ना आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरह से। सॉरी इसको ना बेटा एजेस बनाइए, मैं इसमें जो है ना मिस्टेक करता हूं। अब एज बनाइएगा इस तरह से, इस तरह से। ये तो आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी जो है ना पैरेललोग्राम, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है बेटा आपके पास जो है ना वो पैरेललोग्राम। हम इस तरह से बनाते हैं, ये आ गया आपके पास, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब बेटा इसके लिए आप मिड पॉइंट्स, सॉरी इसको नाम दे लें एक दफा, इसको नाम दे देता हूं P Q R S। इसके अलावा भी कोई भी शेप बना सकते हो आप। अब इसके मिड पॉइंट्स लें बेटा, एक मिड पॉइंट ये होगा, एक ये हो जाएगा, इसी तरह से आपके पास मिड पॉइंट ये होगा एंड ये मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट्स को नाम देते हैं हम
इसको नाम दे लें आप ए बी सी दे लें, ए बी सी, या ना बेटा आप इस तरह से करें इसको, ठीक है चलें ए बी सी अब दे लिया, ठीक है इसी को दें आप डी। अब नेक्स्ट जो है ना आप लेट करें कि ये जो आपके पॉइंट्स पी क्यू आर एस है ना, इनको भी कोई पोजीशन वेक्टर्स दे देते हैं कि लेट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कह लें बेटा पी है, क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्यू है, आर का जो पोजीशन वेक्टर बेटा वो आर ही है, एंड एस का जो पोजीशन वेक्टर है वो एस ही है। फिर आपने बेटा पढ़ा था कि जो आपके पास है ना इसमें मिड पॉइंट्स निकालने के लिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है ए बी सी डी, तो अगर हम इनको मिड पॉइंट्स में लिखें, आपने इसको इस तरह से करें कि ये जो है आपके पास पी की फर्स्ट साइड है ना, इसको नाम आप ए का दे लें, ये कह लें ए है, ये बी सी एंड डी। तो बेटा ए के जो फिर आपके पास आप कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे बेटा, पी प्लस क्यू, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं ना पी प्लस क्यू बाई 2, बी के आपके पास हो जाएंगे इसमें बेटा क्यू प्लस आर बाई 2, सी के हो जाएंगे एस प्लस आर बाई 2, और डी के हो जाएंगे पी प्लस एस बाई 2। ये आपको पता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये मिड पॉइंट्स उसके आगे, ठीक है ना। इसमें मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स भी आपने लिख लिया। अब अगर हम इनको मिलाएं आपस में, देखिए क्या बनेगा। ये आपके पास जो है ना, ए को मैं बी से मिला दूं, अब ये प्रूव करना है बेटा हमने कि ये जो आपके पास बन रहे हैं ना ए बी सी डी, वी आर टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललो। ये क्या है बेटा, एक आपके पास पैरेललोग्राम है। तो देखिए आपके पास इनकी डायरेक्शंस ए बी इस तरह से, इस तरह से, इनकी डायरेक्शन का क्या रखना है, अगर ये इस डायरेक्शन में तो वो भी इस डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में तो ये भी इस डायरेक्शन में। अच्छा बेटा इसमें देखिए अगर हमने ये पैरेललोग्राम बनानी है तो ये होना चाहिए था कि ए बी इक्वल आना है आपके पास अपोजिट साइड विच इज डी सी, एंड इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे बी सी जो है ये वाली साइड है, तो ये इक्वल होनी चाहिए आपके पास ए डी वाली साइड के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डी। तो ये अगर आप दो चीजें प्रूव कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास ए बी सी डी ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो ये साइड इसकी देखते हैं पहले बेटा, यहाँ पे आपके पास है इसमें ए बी, तो आपको पता है क्या होना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब कि अगर बी पे वो टर्मिनेट हो रहा है तो बी का पोजीशन वेक्टर आप पहले लिखोगे। तो बी का देखिए पोजीशन वेक्टर क्या था, ये आपके पास लिखा हुआ है इसमें क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का देखिए आपके पास वो था पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। इनका एलसीएम लेते हैं, देखें क्या आ जाएगा आपके पास 2, या फिर क्यू प्लस आर माइनस पी, और ये भी आपके पास प्लस माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा, और ये आ गया क्यू आपके पास। इसमें देखें जो टर्म्स कैंसिल हो आपके पास, ये क्यू क्यू के साथ कट जाएगा और हमारे पास बच गया आर माइनस P डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जो है ना आप इक्वेशन 1 का नाम दे लीजिएगा। अब इसी की दूसरी साइड देखें बेटा आपके पास वो क्या थी, DC है आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम DC को सॉल्व करें वो क्या होना है आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ C आपके पास, C का पोजीशन वेक्टर देखें बेटा वो था आपके पास S प्लस R डिवाइडेड बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बेटा आपके पास। इसमें देखिए डी का पोजीशन वेक्टर ये वाला P प्लस एस डिवाइडेड बाय 2। तो इनका भी आप एलसीएम लो, क्या आ जाएगा 2, और यहां पे इसको सॉल्व करें तो s प्लस आर माइनस पी माइनस एस। तो इसमें देखें एस के साथ कट जाएगा और हमारे पास क्या बच गया आर माइनस पी डिवाइडेड बाय 2। इसको आप क्या करें, इक्वेशन 2 का नाम दे लो। और यहाँ पे अगर बेटा आप देखो, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए उसमें क्या रिजल्ट आया था r माइनस पी बाई 2। यहाँ पे बेटा देखो आपके पास है r माइनस पी बाई 2, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज इक्वल टू डी सी आपके पास। तो देखिए इसमें दो चीजें थी ना प्रूव करनी आपने बेटा, एक था ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ये यहाँ पे हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है ना नेक्स्ट ये खुद से करना है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। पहले आप क्या करें, बी सी का रिजल्ट निकाल लें, फिर आप ए डी का रिजल्ट निकालें, फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखोगे दोनों एक ही जैसे आए हैं। मतलब फिर आप यहाँ से लिख दोगे कि जो हमारे पास है ए बी सी डी, जो आपके पास एक फिगर बनती है यहाँ पे, वो क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। जो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है डायरेक्शन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें अगर आप ए बी लिख
लिख रहे हो तो यहां से डी सी लिखो, अगर आप बी ए करोगे तो यहां पे भी फिर सी डी बन जाएगा, मतलब इनकी डायरेक्शंस का आपने ख्याल करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को नेक्स्ट लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।